जय हिंद। आइए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम लोग करने वाले हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान से जो कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अन्य परीक्षाओं में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटी से ही रहता है। तो पॉलिटी का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहला जो पढ़ना होता है वो है प्रेम्बल। प्रेम्बल जो होता है, प्रेम्बल है पढ़ना हम लोग को। प्रेम्बल जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। देखिए, यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो जो हमारा सबसे पहला जो फ्रंट होता है वो होता है हमारा प्रेम्बल। आखिर ये प्रेम्बल जो है, उद्देशिका, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं आखिर इसको समझना ही मुश्किल होता है कि आखिर ये प्रेम्बल होता क्या है। देखिए, यदि हम अगर किसी भी पुस्तक को, किताब को यदि पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला जो चैप्टर होता है, उसमें प्रस्तावना, उद्देशिका, ये सब करके जो लिखा जाता है, उसमें बताया जाता है कि हमने जो ये किताब लिख रहा है, ये जो किताब लिखा गया है उसमें कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में लिखा जाता है। तो यही है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना ऐसा दस्तावेज है जो ये बताता है कि हमारे संविधान में क्या है, हमारे सरकार की प्रकृति क्या है ना, हमारे सरकार का उद्देश्य क्या है। इन सब बातों का चर्चा है जो हमारा ये प्रस्तावना में होता है। आखिर प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना से छोटे छोटे विचार भी आते हैं। देखिए, यदि प्रस्तावना का बात किया जाए तो बहुत समय तक प्रस्तावना को ये संविधान का अंग माना ही नहीं जाता था। ठीक है, संविधान को अंग माना ही नहीं जाता था। और धीरे धीरे जब 1973 का केशवानंद भारती बाद आया है ना, उससे पहले तक प्रेम्बल को संविधान का भाग नहीं माना जा रहा था। लेकिन केशवानंद भारती में ये कहा गया कि नहीं, संविधान का ये भाग है और संविधान में जिस तरह से संशोधन किया जाता है, प्रस्तावना में भी उस तरह का संशोधन हो सकता है। और यही का माने परिणाम था कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, है ना। उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करते हैं। पहले इससे देख लेते हैं कि इसमें आखिर छोटे छोटे प्रश्न और ये जो यूपीएससी के लेवल का और बीपीएससी का लेवल का किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसका थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि प्रस्तावना आखिर आया कहाँ से, है ना। देखिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये जो संविधान सभा था उसका गठन किया गया था। ये हम लोग सब भली भांति जानते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, है ना, उसी के द्वारा संविधान सभा का गठन हो गया, जिसका प्रथम बैठक जो था 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, जो पटना के, बिहार के रहने वाले थे। उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी जो 11 दिसंबर को हुआ, तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, है ना। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो अस्थायी अध्यक्ष बने। इसके बाद इन्हीं ये जो संविधान सभा था जिसका गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था, तो इन्हीं में 13 दिसंबर 46 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव इसमें रखा जाता है ना, जो 22 जनवरी 1947 को ये पास होते हैं, है ना। इन्हीं जो बातों को उद्देश्य प्रस्ताव था, वही प्रस्ताव को हम लोग उद्देशिका के नाम से जानते हैं।
देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देशिका, उद्देशिका का यदि हम कहें कि ये विचार कहाँ से आया है, उद्देशिका कहाँ से लिया गया है, तो विचार इसका आया था अमेरिका से। अमेरिका से इसका विचार आया है। इसमें शब्द को जो रखा गया है वो शब्द है, ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ना। शब्द जो है, विचार आया है यहाँ से, अमेरिका से, और शब्द है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमने अभी कहा कि बहुत समय तक ये तो बातें ही स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है। बहुत सारे विद्वान हैं जो इसको अलग अलग तरह से व्याख्या भी किए हैं, है ना। तो आइए हम उन व्याख्याओं को भी देखेंगे। थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर संविधान सभा जो था, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और जो भारतीय संविधान में जिसको हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, आखिर वो है क्या, वो दस्तावेज क्या है जो प्रस्तावना के रूप में जानते हैं, प्रेम्बल के रूप में जानते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना में ये बातें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य जो होगा, राज्य का सर्वोपरि कौन होगा, है ना। जैसे प्रस्तावना का यदि हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो संविधान उसका जो फर्स्ट लाइन ही होता है वो होता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से इसका शुरुआत होता है। इसका मतलब है कि जो संविधान का जो राज्य का सर्वा जो होगा, है ना, वो हमारा भारत का जनता है, और उन्हीं के द्वारा ये संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। ये सब बातें इसमें लिखा हुआ है। प्रस्तावना का आखिर उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या कहता है राज्य के बारे में, तो ये कहता है कि भारत, हम भारत के लोग, भारत को एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके बारे में हम बताते हैं, सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में बताते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि जब हम प्रस्तावना को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो सबसे पहला जो बात है वो हमारा है हम भारत के लोग, और भारत जो है उसका जो संविधान है, उस संविधान का प्रकृति क्या है, माने नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये बताता है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बनाते हैं। तो ये सब बातें कहा कि जो भारत की जो संविधान है वो कैसा है, तो वो होगा प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न होता है कि भारत अपना जो निर्णय है, चाहे तो वो वैदेशिक हो, आंतरिक हो, है ना, किसी तरह का यदि निर्णय है वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, सॉवरिन है, इसमें किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरे बात कहता है कि प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है ना। समाजवादी देखिए, भारत एक समाजवादी देश है। हालांकि 1991 में थोड़ा इसमें चेंजिंग भी आया है ना। जब हम लोग LPG जिसको कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो 91 में आया है ना, तो हम थोड़ा सा बाहरी जो वातावरण था, चूँकि समय के साथ क्या होता है कि आप यदि दूसरे के साथ में कांटेक्ट नहीं करके चलिएगा तो बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पर से आपके पास में नहीं आएंगे, आपकी बातें वहाँ पर नहीं जाएगा, है ना। तो 91 तक आते आते भारत का ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत को ये लगने लगा था कि अब हमको अपना जो व्यापार है या संबंध है उसको खोलना चाहिए। और उस समय तक ये कॉन्सेप्ट आ गया था एक ग्लोबल विलेज के बारे में, कि पूरी दुनिया एक गांव के भांति है, जहाँ पे प्रत्येक देश
दूसरे देश के संपर्क में आकर ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, व्यापार से संबंधित सांस्कृतिक संबंध, ये सब बनाने के लिए जो 91 में हमारा इसमें, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि भारत एक समाजवादी देश नहीं है। हमारा आज भी समाजवादी देश है, पंथ निरपेक्ष है। तीसरा बात है कि पंथ निरपेक्ष है। ये हमारा, ये जो भारत है, भारत पंथ निरपेक्षता की बात करता है, धर्म निरपेक्षता की बात करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत के पास में कोई धर्म नहीं है। भारत वैसा देश है जो ये कहता है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, है ना, सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्म को विकास के लिए अपना स्वयं का काम करना है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष देश है। ये सब बातें कहाँ लिखा हुआ है? तो वो हमारा संविधान में लिखा हुआ है ना, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, जो ये बताता है कि भारत का संविधान, भारत का जो राज्य होगा, भारत की जो सरकार होगा, वो कैसा होगा? तो धर्मनिरपेक्ष होंगे, जहाँ पे हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होगी, पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ये सब बातें हैं जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। दूसरी बात और है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, लोकतंत्रात्मक जो है वो अब हमारा प्रस्तावना ये स्पष्ट रूप से कह देता है कि देखिए, जो भारत का जो व्यवस्था होगा वो लोकतांत्रिक होगा। यहाँ पे अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पे जो क्वालिटी होगी, है ना, उस आधार पे राजा बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का ही उद्देश्य ही होता है, जैसे अब्राहम लिंकन ने इसका परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र वह है जो जनता के द्वारा जनता के लिए होता है ना। तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है जहाँ पे हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो हम लोग वोटिंग का अधिकार है ना, वही हमारा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए हुए है। गणतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारा जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वो उनका बहुत चुनाव होता है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, लेकिन वो चुनाव होता है। तो ये सारी बातें जो हैं लिखे हुए हैं हमारे, जो कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रस्तावना में। क्या है? तो ये प्रकृति है हमारा, बहुत ही शानदार ये है ना, नेचर है हमारे संविधान का, हमारे सरकार का, जो एक प्रभुत्व संपन्न है ना, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। तो कैसा नेचर है? इन्हीं बातों को रखा जाता है जो हमारे प्रस्तावना में दिया हुआ है। कभी कभी एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। देखिए, आप जब एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन जब सेट कर रहा है तो बहुत तरह के नए क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे आपको ये जो बातें लिखा हुआ है कि पंथ प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब एक ही लाइन में रहना चाहिए। क्योंकि इससे पहले बीपीएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया गया था, उनमें सब में देखे हैं हमने कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद हम इस पर 15-20 क्वेश्चन भी करवा देंगे, जो देखिएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा उद्देश्य था, प्रकृति था इसका, ठीक है। तो कहा कि प्रकृति कैसा होना चाहिए एक सरकार का, है ना, तो प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। आखिर ठीक है, ये तो हमारा प्रकृति हो गया, लेकिन आखिर हमारा जो संविधान है, संविधान जो बनाया गया है ना, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रस्तावना है जो संविधान का जो बातें हैं, संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में ये बात करता है। तो आखिर उसका उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है, उद्देश्य ये क्या, यदि बात करते हैं हम, तो उद्देश्य में कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक
आर्थिक, आर्थिक और राजनैतिक, राजनैतिक, राजनैतिक न्याय की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। हमारे सरकार जो होगी, हमारा जो संविधान होगा, हमारी जो व्यवस्था होगी, चाहे तो वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, है ना, तो उसका क्या है, तो वो क्या करेंगे, तो उसका उद्देश्य होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय स्थापित करना। ये देखिए, अगर क्वेश्चन जब एग्जामिनर बनाता है इस तरह की बातें, तो ये बातें जो आपको दिखाई दे रहा है, सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बातें कर रहा है, ये आप जब नीति के निदेशक तत्व का आर्टिकल 38 पढ़िएगा, वहाँ पे भी चर्चा है। तो अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन सेट किया जाता है, एग्जामिनर यदि क्वेश्चन सेट करता है और उसने सीधे लिखा है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कहाँ किया गया है, और ऑप्शन बनाएंगे, तो प्रस्तावना तो होगा ही, प्रस्तावना तो होगा ही। उसके बाद में ये आर्टिकल यदि 38 भी दिया हुआ है तो आप उसको भी चूज करेंगे आंसर के रूप में। ठीक है, देखिए, यदि आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है ना, ये देखिए, ये बातें जो है ये रूस से लिया गया है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि रूस से लिया गया है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया जाता है, इतना तो ठीक है। और क्या उद्देश्य है इसके, जो हमारा संविधान है उसका और क्या उद्देश्य है, तो विचार, विचार, अभिव्यक्ति, 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 विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना, और उपासना, उपासना की स्वतंत्रता। भारत का जो संविधान है वो उद्देश्य, अगर पहला उद्देश्य हम लोग देखते हैं तो वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है संविधान हमारा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की भी बात करता है। कह रहा है, जो हमारा प्रस्तावना है वो कहता है कि जो हमारे संविधान में हमारा जो राज्य होगा, वो राज्य में रहने वाले लोग को क्या क्या, तो उनके विचार की अभिव्यक्ति होगी, उनके विचार हो, विचार की अभिव्यक्ति होगी, विचार की अभिव्यक्ति होगी, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगा। देखिए, यदि हम बात करते हैं कि विचार, देखिए, विचार में, विचार की अभिव्यक्ति, ये सब बातें जो है कहाँ कहाँ लिखे गया है, तो देख लीजिए, या तो प्रस्तावना में लिखा गया है, प्रस्तावना में सीधे सीधे लिखा गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, है ना। देखिए, यहाँ पे विचार है, उगता नहीं है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यदि क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर कि इस सब बातों का उल्लेख कहाँ है, तो ये हमारा जो उद्देशिका है वहाँ पे लिखा हुआ है। ये बातें आप आर्टिकल 19 को देखिएगा, है ना, तो यहाँ जो 6 अधिकार दिए गए हैं, 6 तरह के स्वतंत्रता दिया गया है, उसमें भी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया गया है। आपका ये जो आर्टिकल 25 है, 26 है, ये सब में धर्म की स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप उद्देशिका को पढ़ते हैं, प्रेम्बल को पढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखें। क्वेश्चन चूंकि आजकल का नया ट्रेंड बनने जा रहा है, ट्रेंड है कि अब एग्जामिनर है जो क्वेश्चन को खोज करके लाते हैं। तो देखिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात कहाँ किया गया है, तो देखिए, एक तो उद्देशिका प्रेम्बल में किया गया है, दूसरे कि ये मौलिक अधिकार में भी चर्चा किया गया है, जो 19 और
25 से लेकर के 28 में जो बातें कहा गया है उसमें भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसके बाद और क्या है इसके उद्देश्य, है ना, इसका और उद्देश्य क्या है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए, यदि हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करते हैं तो याद होगा इस बात का चर्चा तो हमारा उद्देश्य क्या में प्रस्तावना में किया गया ही है, लेकिन आर्टिकल यदि हम लोग 16 देखते हैं, आर्टिकल 16 देखते हैं तो भी इस यहाँ पे एक चर्चा किया गया है अवसर की समता। एक बात और हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यदि हम लोग अवसर की समता की बात करते हैं जहाँ पे माने कोई प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा, हालांकि संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें आर्टिकल 16 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ ये बताया गया है कि किनको थोड़ा सा सहूलियत दिया जाएगा। एक बात और हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अवसर या प्रतिष्ठा और अवसर की बात किया जाता है, अवसर की समता की बात किया जाता है ना, तो ये तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है ही, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि और कहाँ पे चर्चा है, कहाँ कहाँ चर्चा है, तो आप उसको ये मौलिक अधिकार के आर्टिकल 16 में भी चर्चा है। एक बात है और हम लोग स्पष्ट करने देना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए यदि हम लोगों ने उस समय संविधान का जो संवैधानिक विकास था, उस समय संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे, तो याद होगा आपको कि 1833 भारत शासन अधिनियम, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम याद होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय थे जिनको बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और उन्होंने एक 87 धारा लाए थे वहाँ पे, 87 धारा क्लॉज था। 87 धारा में कहा गया था कि कंपनी, देखिए संविधान में तो हमारा लिखा हुआ है ही, आखिर इन सब का जो धीरे धीरे कहाँ से आया था, तो याद कीजिए 1833 भारत शासन अधिनियम में भी ये बातें कहा गया था। 87 एक धारा था, उसमें कहा गया था कि कंपनी की सेवा से धर्म, जाति, मूल वंश, रंग, ये सब के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में उसको उतना लागू जिस तरह से होना चाहिए था वो हुआ नहीं, है ना, लेकिन सबसे पहली जो चर्चा किया गया था कि भारतीय संविधान का जो बातें संविधान में लिखा हुआ है उसकी चर्चा कहाँ है, तो हमारा जो 1833 का भारत शासन अधिनियम था वहीं से सबसे पहले चर्चा आया था। वहाँ पे कहा गया था कि कंपनी की सेवा से रंग, धर्म, जाति, ये सब के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वहीं से प्रारंभ हुआ था कि प्रतियोगिता परीक्षा का, प्रतियोगिता, ठीक है, हालांकि ये शुरुआतें थी लेकिन बहुत अच्छा कदम था उस समय। इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये भारत का संविधान जो उस समय एक क्या कहते हैं संक्रमण दौर से गुजर रहा था, बहुत सारी अंधविश्वासों का दौर था, उस अंधविश्वास का जो माहौल था उसमें 1833 में ये जो बातें लिखा गया था वो एक सराहनीय कदम था, है ना। हालांकि ज़मीन पे पूरी तरह से उतर नहीं पाया था लेकिन एक प्रयास था। तो हम अब कहना चाहते हैं कि ये जो प्रतिष्ठा अवसर की समता की बात किया गया है तो हमारा प्रस्तावना में तो इस बात का है, ये है बात चर्चा, ठीक है, प्रस्तावना में इस बात का चर्चा है, लेकिन इसकी चर्चा हमारा मौलिक अधिकार में है ना। ये जो मौलिक अधिकार के साथ साथ जो हमारा 1800 जो संवैधानिक विकास की बात किए हैं हम लोग, तो संवैधानिक विकास के दौरान जो 1833 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम की चर्चा किया था, उसमें भी ये बातें कहा गया था, है ना। तो हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है, तो ये है। और देखिए क्या कहता है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, देखिए उद्देश्य में आपका ये सब बातें भी है कि
कि गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। तो क्या कहना चाहता है हमारा प्रस्तावना कि देखिए, हमारा जो प्रस्तावना है, हमारा जो संविधान के बारे में क्या क्या बातें कह रहा है ना। तो हमारा जो देश है, हमारा संविधान है, हमारा जो राष्ट्र है, तो वो कैसा है। तो कहा कि प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। उद्देश्य है प्रतिष्ठा और अवसर उपलब्ध करवाना, ठीक है। और साथ ही है कि राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना, अखंडता को बढ़ावा देना, ठीक है। और इन सब में एक बंधुता भी है, जो उसको भाईचारा बढ़ाना, जो हमारा संविधान का उद्देश्य। यदि हम बंधुता की बात करते हैं, है ना, तो बंधुता तो की चर्चा हमारा ये प्रस्तावना तो है ही। याद कीजिए, जब हम लोग नीति निदेशक तत्व के बाद में हम लोग संविधान के, ये जो संविधान है, संविधान का ये जहाँ पे आप देख रहे हैं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सब बातें तो हमारा यहाँ पे लिखा गया ही है। लेकिन एक ये जो भाग 4 जो हम लोग 4A जो हम लोग पढ़ते हैं, ए जिसका में मौलिक कर्तव्य की बातें किया गया है ना, मौलिक कर्तव्य का बात किया गया है, उसमें भी हमारी ये बंधुता बढ़ाने की बात की गई है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है ये कहाँ क्या कहता है, उसी को डिफाइन यदि कहेंगे कि परिभाषित करते हैं, तो ये बातें सर कहाँ लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रस्तावना हमारा है जो ये बताता है कि जो हमने जिस संविधान को लिखा है, जिसको अंगीकृत किया है, आत्मार्पित किए हैं, ये सब जो बातें हैं वो है क्या। तो वहाँ पे ये सारी बातें स्पष्ट रूप से हो जाती है। तो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 का ये जो तिथि है, उस दिन हमारा जो संविधान था, यहाँ पे 3 बातें कहा गया है, ठीक है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। देखिए, ये सब जो शब्द है वो इसी रूप में रहना चाहिए। कभी कभी ये जो बातें हैं स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि हमारा संविधान जो है, संविधान में ये जो बातें लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को, तो क्या लिखा गया है। तो स्पष्ट रूप से ABC जब ऑप्शन बनाते हैं तो इन बातों का ही जिक्र किया जाता है ना, कि अंगीकृत, अधिनियमित। देखिए, ये अंग्रेजी कैलेंडर से हमारे पास है जो 26 नवंबर 1949 है। हालांकि उस दिन पूरी तरह से संविधान को लागू नहीं किया, आंशिक रूप से लागू हुआ, चूंकि अंगीकृत किया गया था। देखिए, 26 नवंबर 1949 है। देखिए, हिंदी कैलेंडर के अनुसार में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 इस बात का क्या मतलब है ना। देखिए, यदि भारत में देखें तो भारतीय तो कैलेंडर ये ग्रेगोरियन है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार में हम इसको 26 नवंबर को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2026 है, हालांकि अंग्रेजी में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अब 2026 क्यों लिखा गया है, ये हिंदी का जो वर्जन होता है वहाँ पे लिखा जाता है। अंग्रेजी वाले में वो प्रेम्बल होता है, उसमें नहीं रहता है। देखिए, ये जो बातें लिखा गया है, चूंकि भारत में शक संवत के चलता है, जो हिंदी कैलेंडर होते हैं वो शक संवत से चलते हैं, है ना। आइए इस बात को थोड़ा सा हम स्पष्ट कर देते हैं। सारे जो होता है वो कैसे होते हैं, जैसे देख लीजिए, ये तो हमारा था कि ये था। देखिए, यदि
हम बात करते हैं भारत के कैलेंडर का, तो वो हिंदी कैलेंडर से चलता है ना। तो जो शक संवत से हमारा चलता है वो है 78 BC चलता है। ओह, 78 BC कहते हैं 78 BC कहते हैं। देखिए 78 AD है, ठीक है, और 57 या 58 विक्रमी संवत होता है ना, ये BC में होता है। तो जब अगर शक संवत से यदि करते हैं तो इसमें यदि 49 में 2049 में 1949 में यदि हम 78 को जोड़ते हैं तो 9 8 17 कहीं कहीं 77 भी कहीं कहीं लिखता है, इसीलिए इसको यदि 7 हो जाएगा, 9 8 17 और 7 4 11 है ना, 12। देखिए कहीं कहीं 77 भी इसको AD लिखा जाता है, लेकिन ये शक संवत के द्वारा दिया गया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि 49 न लिख करके और इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि आखिर संविधान में ये जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना का जो महत्व था ये हमने देख लिया कि बताता है कि कैसा है हमारा संविधान जो होगा, हमारा राज्य जो होंगे वो कैसे होंगे, है ना। अब देखते हैं कि आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। देखिए यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं, यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आपको जो सेकंड पेपर होता है ना, सेकंड पेपर होता है, वहाँ पे आपको भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में भी, मेंस का ही बात है ये। देखिए यदि बीपीएससी आप दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं तो ये प्रस्तावना का जो महत्व है या इसमें क्या क्या बातें कहा गया है, तो बीपीएससी में आपको एक बात बता देते हैं, बीपीएससी का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जब भी मेंस का क्वेश्चन आप उठा करके देखिएगा तो एक साल के बाद दूसरा साल जरूर कहीं ना कहीं ये जो प्रस्तावना है हमारा उद्देशिका प्रेम्बल जिसको हम लोग कह रहे हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे तो वो किसी तरह से, जैसे हम लोग बात देखेंगे तो केशवानंद भारती जो है वो 1973 में जो लाया गया था, इससे कहा कि ये नहीं संविधान का ये भाग है और उसी तरह से इसमें संशोधन हो सकता है जिस तरह से संविधान के अन्य भाग में किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे यह स्पष्ट किया गया था कि देखिए अगर संविधान का संशोधन करते हैं तो आप इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक ढांचा है, आप उसको नहीं गिरा सकते हैं। इसी बात को आप देखिएगा तो बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही केशवानंद भारती का जो वाद था, हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे न्याय संशोधन हुए, न्यायपालिका ने आदेश दिया। हमने बोला कि जब बहुत सारे 1973 तक तो ये माना ही नहीं जाता था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। 1973 में ये डिफाइन कर दिया गया। इसमें जो संवैधानिक बेंच बैठे थे, हालांकि 13 जजों की बेंच बैठा था और 7-6 से ये निर्णय आया था कि प्रस्तावना जो उद्देश्य का है वो संविधान का भाग है ना। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पे लिखा हुआ और क्वेश्चन जब बनता है तो इन्हीं सब से बनता है। इस पे हम एक टॉपिक एक बार और चर्चा करेंगे, जो हम बताएंगे कि प्रस्तावना है वहाँ से बीपीएससी, यूपीएससी, चाहे तो कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, मेंस का खास करके, उसमें आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कौन कौन से बात इसमें आया था, उसको हम लोग स्पष्ट करेंगे, बात करेंगे उस पर। और इस पे 10-15 क्वेश्चन का 15 जो अभी तक एग्ज़ाम में सभी जगह पूछा गया है, उसको हम लोग अगले क्लास में इसको करेंगे।
ताकि आपको कहाँ कहाँ कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, एग्जामिनर किस सोच के साथ में क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, आपको किस किस तरह से याद रखना है इसको, ये सब बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यदि आप पहली बार, तो ये मेरा यूट्यूब का पहला क्लास है, ठीक ना, ये जो क्लास ये है ये यूट्यूब पर जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सके और एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर तैयारी आप किसी भी एग्ज़ाम के साथ के लिए आप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का भी बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।